गुड इवनिंग टू ऑल। एक बार देखेंगे बच्चे लाइव अगर क्लास पहुंच रही तो एक बार मुझे बताएंगे जल्दी से कमेंट करके। क्लास हमारी लाइव हो चुकी है। एक बारी क्लास अगर आप लोगों तक लाइव पहुंच रही है ठीक से तो एक बार इन्फॉर्म कर दीजिए मुझे मैसेज करके, ताकि हम लोग शुरू कर सकें आज की क्लास। और एक बार बता दीजिए ऑडियो वीडियो दोनों ठीक से पहुंच रहा है सब तक तो जल्दी से। दीपिका तोमर हेलो। और कौन कौन है भाई? कीर्ति बत्रा जी, क्लास स्टार्ट हो गई बेटा। ऑफलाइन क्लास थी तो तुरंत खत्म करके आया हूँ मैं अभी। पूजा वर्मा गुड इवनिंग बेटा। अरविंद गुड इवनिंग। छाया गुड इवनिंग आपको भी। आकाश कुमार गुड इवनिंग। आदर्श कुमार गुड इवनिंग। सब लोग जुड़ते जाइए, फटाफट से कमेंट करिए ताकि क्लास शुरू करी जा सके आज की हम लोग। अ, हिंदी भाषा की क्लास है हमारी, जैसा कि आपको पता ही है। तो हिंदी की क्लास है हमारी आज। और पिछली क्लास हमने जो है हिंदी के अंदर जो पढ़ा था लास्ट क्लास में, आवाज़ और वीडियो दोनों पहुंच रही है ठीक से ना? एक बार बता दीजिए। लास्ट क्लास में हमने जो कंप्लीट किया था उसमें हमने शब्द संरचना के अंदर एक आधार करा था। हिंदी के शब्द भंडार के अंदर एक जो टाइपोलॉजी है इसकी, वो है स्रोत के आधार पर। वो हमने पढ़ा था अच्छे से, आप सबको पता होगा अगर क्लास अटेंड करी होगी आपने तो। और स्रोत के आधार पर जो हमने पढ़ा था उसमें हमने तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। और इसी आधार पे एक हमने अलग प्रकार पढ़ा था संकर शब्द या द्विज शब्द का। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है पिछली क्लास में। अर्पणा झा जी स्वागत है आपका। छाया गोइंग स्मूथ ऑडियो एज वेल वीडियो, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अब इसके आगे हमें पढ़ना है। दीपमाला जी स्वागत है बेटा। ठीक है, इसके आगे हमें पढ़ना है, ये हमने ऑलरेडी पिछली क्लास में कर रखा है। तो देखते हैं इसके आगे का क्या है हमें जो पढ़ना है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे संरचना या बनावट के आधार पर हिंदी के शब्दों का विभाजन। संरचना या बनावट के आधार पर हिंदी के शब्दों का वर्गीकरण या विभाजन। क्लियर हुआ? और इसमें जब हम जाएंगे बनावट के आधार पे तो हम देखेंगे इसमें एक तो हमारा हो जाएगा रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द को ही हम लोग और क्या कहते हैं देखो, मूल शब्द कहते हैं। दूसरा हम इसके अंदर पढ़ेंगे यौगिक शब्द। यौगिक शब्द। और तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर वो पढ़ेंगे योग रूढ़ शब्द। ठीक, तीन प्रकार हमें इसमें पढ़ने हैं। और मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा, कि जब हम इसमें यौगिक शब्द पढ़ेंगे तो हम इसमें कुछ और ग्रामर के टॉपिक्स भी कनेक्ट करके पढ़ते चले चलेंगे। सपना जी, नोटिफिकेशन अभी जो सूचना है उसके हिसाब से नेक्स्ट मंथ में आनी चाहिए। ठीक है, अब देखें इसमें रूढ़ या जो मूल शब्द हैं उनको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप इंग्लिश में इसी को देखो क्या पढ़ते हो, रूट वर्ड्स पढ़ते हो। इंग्लिश में इसी को क्या पढ़ते हो, रूट वर्ड्स पढ़ते हो। ठीक है, तो रूढ़ शब्द का मतलब हो गया ऐसे शब्द जो कि सबसे छोटी इकाई होते हैं किसी भी सार्थक शब्द की। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम क्या लिखते हैं इसमें देखो, ऐसे शब्द जो सार्थक शब्द की, सार्थक शब्द का मतलब हो गया जो मीनिंगफुल वर्ड होता है ना। ऐसे शब्द जो किसी सार्थक शब्द की सबसे छोटी इकाई यानी स्मॉलेस्ट यूनिट हों।
ठीक है, रूढ़ शब्द किसको कहेंगे भाई? ऐसे शब्दों को कहेंगे जो किसी भी सार्थक शब्द यानी मीनिंगफुल वर्ड की सबसे छोटी इकाई हो, यानी मिनिमम जो आप बोल सकते हो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी मीनिंगफुल वर्ड का, उसको हम क्या कहते हैं? रूढ़ या मूल शब्द कहते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ देखो एक बारी और इसी चीज को हम ये भी कह सकते हैं इसके बारे में कि भाई ऐसे शब्द या ऐसे सार्थक शब्द, या इसको ऐसे लिखिए, ऐसे शब्द जिनका ऐसे शब्द जिनका सार्थक खंडन न किया जा सके, सार्थक खंडन न किया जा सके। इसका क्या मतलब हुआ समझिए? सार्थक खंडन न किया जा सके या सार्थक शब्द की सबसे छोटी इकाई। इसका मतलब यही हुआ कि भाई कोई भी शब्द है उसको हम फर्दर तोड़ ना सकें, अगर तोड़े भी तो उसमें किसी भी हिस्से में मीनिंग ना बचे। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें, जैसे मान लीजिए कि हमने एग्जांपल लिया इसका, जैसे एक शब्द मैंने लिया, मान लीजिए यहाँ पे रात्रिचर। अब रात्रिचर जो हमने शब्द लिया मान लीजिए, अब इसमें हम देख रहे हैं कि भाई इसको हम तोड़ सकते हैं। एक तरफ एक शब्द हो जाएगा रात्रि, एक तरफ क्या हो जाएगा, एक शब्द हो जाएगा रात्रि, और दूसरी तरफ एक शब्द क्या हो जाएगा, चर। यानी कि इसको हम तोड़ पा रहे हैं। जब इसको हम तोड़ पा रहे हैं तो इसको हम क्या रूढ़ शब्द कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? बताओ, क्या ये रूढ़ शब्द है? हमने जो परिभाषा लिखी है वो देखिए आप, ऐसे शब्द जो किसी सार्थक शब्द की सबसे छोटी इकाई हो। सबसे छोटी इकाई का मतलब कि उससे छोटा नहीं कर सकते उसको हम लोग, या उसी को हमने यहां लिखा, ऐसे शब्द जिनका सार्थक खंडन न किया जा सके, जिनको हम मीनिंगफुली डिवाइड ना कर सके, तोड़ ना सके, ब्रेक ना कर सके। अब यहां पे हमने लिखा एक शब्द रात्रि चर, और इसको हमने बांट दिया, रात्रि अलग कर दिया, चर अलग कर दिया। ये भी मीनिंगफुल है, ये भी अर्थ के साथ है, हमारे सामने सार्थक है, और इसका ये पार्ट भी सार्थक है। कोई एक पार्ट भी अगर सार्थक होता तब भी ये रूढ़ शब्द न कहलाता परिभाषा के हिसाब से। यहाँ तो दोनों ही पार्ट सार्थक हैं, तो क्या ये रूढ़ शब्द कहलाएगा? क्या हम कहेंगे कि नहीं कहलाएगा। क्या कहेंगे? नहीं कहलाएगा। बात समझ आई? क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि इसका सार्थक खंडन हो पा रहा है, इसका मीनिंगफुल डिवाइडेशन या मीनिंगफुल, इसको हम ब्रेक कर पा रहे हैं। वी कैन ब्रेक दिस वर्ड मीनिंगफुली, दैट्स वाई इट इज नॉट अ रूट वर्ड। क्यों? क्योंकि ये दो से मिलकर बन रहा है, एकमात्र वर्ड नहीं है ये। दूसरा एग्जाम्पल देखिए इसी तरीके से, अगर दूसरे एग्जाम्पल पे हम लोग चलें तो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए जैसे हम एक शब्द यहाँ पे लिखें, मान लीजिए असत्य। अब आप मुझे खुद बताइए इसको हम क्या कर सकते हैं? अ अलग कर सकते हैं और सत्य अलग कर सकते हैं। अब अ जो है ये मीनिंगफुल नहीं है, ये हम कह सकते हैं कि मीनिंगफुल नहीं है, इसकी कोई मीनिंग अकेले नहीं है। सत्य की मीनिंग यहाँ पे है, इसकी मीनिंग क्या है। अब इस आधार पे आप मुझे बताइए कि ये हमारा जो है, ये जो शब्द है ये रूढ़ शब्द कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? हमने क्या लिखा था? जिसका सार्थक खंडन न किया जा सके। इसमें एक हिस्सा तो फिर भी मीनिंगफुल रह गया कि नहीं रह गया? रह गया। इसलिए इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा? ये भी सार्थक खंडन हो पाने की वजह से क्या है, रूढ़ शब्द हमारा नहीं कहलाएगा। ये भी रूढ़ शब्द नहीं कहलाएगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही बताओ? ये भी नहीं है, कीर्ति भी कह रही है, दीपिका तोमर भी कह रही है, ठीक बात है। ये भी रूढ़ शब्द नहीं है, क्योंकि अ उपसर्ग के रूप में आ रहा है। अ का मान लीजिए अकेले मीनिंग नहीं है, लेकिन सत्य का तो मीनिंग है ना, एक हिस्सा तो मीनिंगफुल हो गया। तो असत्य भी हमारा क्या है, सार्थक शब्द, मतलब रूढ़ शब्द या मूल शब्द नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसका सार्थक खंडन हो पा रहा है। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं तो आपको और समझ आ जाएगी बात। अब जैसे मान लिया जाए, मैंने लिख दिया यहाँ पे, जैसे मैंने लिख दिया दिन। अब आप मुझे बताओ कि ये दिन जो है ये रूढ़ शब्द है या नहीं है? ये रूढ़ या मूल शब्द है या नहीं है? हाँ या ना बताइए। दिन रूढ़ शब्द है या नहीं है, ये बताइए आप।
ये है, दीपिका कह रही बिल्कुल है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि देखो इसका हम अगर हम डिवाइड करेंगे तो एक तरफ हमारा दी आ जाएगा, दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, ना आ जाएगा। ना तो दी मीनिंगफुल है, ना तो ये मीनिंगफुल है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, रूढ़ शब्द कहेंगे। ये रूढ़ शब्द है। क्यों है रूढ़ शब्द? क्योंकि इसका सार्थक खंडन नहीं किया जा पा रहा, और इसीलिए ये सबसे छोटी इकाई है किसी भी मीनिंगफुल वर्ड की। इससे छोटा मीनिंगफुल वर्ड इससे नहीं बन सकता। क्लियर हुआ? उर्वशी सिंह भी कह रही है रूढ़ शब्द है, बिल्कुल ठीक बात है। और रीजन इसका समझ आ गया सबको क्यों है? क्योंकि इसको हम ना तो सार्थक रूप से बांट सकते हैं, ना तो इससे छोटा कोई शब्द इसमें से निकाला जा सकता है या बनाया जा सकता है जो कि मीनिंगफुल हो। क्लियर हुआ? तो उर्वशी को भी समझ में आ गया भाई, बाकी लोगों को समझ में आ गया हो तो सब लोग पार्टिसिपेट करें, सब लोग बताते चले मुझे। ठीक है, तो क्लियर हो गया हमारा रूढ़ शब्द क्या है या मूल शब्द क्या है। रूढ़ शब्द या मूल शब्द वो शब्द है जिसको कि हम फर्दर तोड़ ना सकें, ब्रेक ना कर सकें मीनिंगफुल वे में। अगर तोड़े भी तो मीनिंग किसी भी हिस्से में ना बचे। ठीक है, और इसीलिए उसको हम सबसे छोटी इकाई कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल हमने ले लिया दिन, दूसरा एग्जाम्पल हमने जैसे ले लिया इसी तरीके से रात, तीसरा एग्जाम्पल जैसे हमने ले लिया मान लीजिए मान, चौथा एग्जाम्पल हमने ले लिया जैसे मान लीजिए चार, पांचवा एग्जाम्पल हमने ले लिया मान लीजिए कार, छठा एग्जाम्पल हमने ले लिया मान लीजिए हार। ठीक है, छठा एग्जाम्पल हमने क्या ले लिया, हार ले लिया। इसी तरीके से जैसे हमने ले लिया मान लीजिए देश, जैसे हमने ले लिया मान लीजिए क्रिया, ये सब क्या हो गए, ये सब रूढ़ शब्द के एग्जाम्पल कहलाएंगे। या इसी तरीके से जैसे मान लीजिए हमने ले लिया वास्तव, अब वास्तव को आप तोड़ के देखो, टूटेगा ये मीनिंगफुल वे में? नहीं टूटेगा। ठीक है जैसे हमने ले लिया भार इत्यादि। ठीक है, जैसे हमने ले लिया हरा, जैसे हमने ले लिया लाल। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब के सब हमारे रूढ़ शब्द के एग्जाम्पल हैं। लिख लीजिए फटाफट से, फिर हम यौगिक शब्द पे चलते हैं। ठीक, अब देखो यौगिक शब्द कौन से शब्द कहलाएंगे, फिर हमारे यौगिक शब्द कहलाएंगे कौन से शब्द, ये देखते हैं हम लोग। यौगिक शब्द में क्या होगा कि हम कह सकते हैं कि भाई किसी रूढ़ शब्द में कुछ शब्दांश, ध्यान रखना इस वर्ड पे, शब्दांश पे, शब्द नहीं शब्दांश लिख रहे हैं हम लोग, शब्दांश या अन्य शब्द, शब्दांश या अन्य शब्द मिलाकर बना नया शब्द यौगिक शब्द कहलाता है। यौगिक से मतलब ही आपको समझ में आ जाएगा कि यौगिक का मतलब क्या हो गया भाई, जो योग से बना हो। यौगिक का मतलब योग से बना हुआ, और योग का मतलब यहाँ पे योगासन वाला योग नहीं है, योग का मतलब यहाँ पे क्या है, सम वाला, एडिशन वाला। ठीक है, यहाँ पे योग का मतलब योग करने से नहीं है, योग का मतलब यहाँ पे ऐड करने से है। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय रूढ़ शब्द हो सकते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय शब्द ही नहीं होते हैं बेटा, तो रूढ़ शब्द कैसे हो सकते हैं छाया, वो शब्दांश होते हैं, है ना। उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं, शब्दों के अंश होते हैं, वो शब्द नहीं होते अपने आप में, उनका कोई अपना अर्थ नहीं होता है जब तक कि वो किसी शब्द के साथ जुड़ेंगे नहीं। अभी पढ़ेंगे हम लोग उपसर्ग प्रत्यय, तब समझेंगे, थोड़ा वेट करोगे तो आ जाएगा टॉपिक आपके सामने वो भी। ठीक है छाया, जो उपसर्ग और प्रत्यय हैं उनमें और शब्दों में अंतर क्या है, यही तो अंतर है, नहीं तो वो शब्द ही कहलाते। उपसर्ग और प्रत्यय जो होते हैं वो शब्द के अंश होते हैं, अक्षर या अक्षरों के समूह होते हैं, वो शब्द नहीं होते। क्योंकि शब्द होने के लिए आपने पढ़ा था पिछली क्लास में कि एक कोई ना कोई पर्टिकुलर मीनिंग कन्वे करना चाहिए उनको, जरूरी होता है ना। देखिए अब अगर ये परिभाषा आपको समझ में आ रही हो तो इसका मतलब क्या हो गया, हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। इधर जगह बना के इसको हटा देता हूं मैं।
ठीक है, इसको हटा देता हूँ, इसको बॉक्स में रखता हूँ, काम आएगा अभी हमारे ये। अब यौगिक शब्द हम लोग समझने की कोशिश में हैं। तो देखो, जैसे मैंने कहा कि भाई यौगिक शब्द की हम बात कर रहे हैं, तो यौगिक शब्द में हमने क्या पढ़ा कि भाई कोई ना कोई रूढ़ शब्द होना चाहिए, यानी कि मान लीजिए कोई ना कोई रूढ़ शब्द है और रूढ़ शब्द के अंदर कुछ हम दूसरा शब्द ही जोड़ सकते हैं। कोई दूसरा मान लीजिए रूढ़ शब्द ही जोड़ लिया तो भी क्या बनेगा, तो भी यौगिक शब्द बन जाएगा। ठीक है, दो रूढ़ शब्द जोड़ लिए तो भी यौगिक शब्द बन जाएगा। पहला केस ये हो सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है, एक कोई रूढ़ शब्द है, उसमें हमने शब्दांश जोड़ लिया। शब्दांश का मतलब क्या होता है, अक्षरों का समूह। शब्दांश का मतलब क्या होता है, अक्षरों का समूह या अक्षर, कोई भी अक्षर भी हो सकता है और अक्षरों का समूह भी हो सकता है। तो भी क्या बन जाएगा, हमारा यौगिक शब्द बन सकता है, तब भी यौगिक शब्द बन सकता है। आई बात समझ में? अरे यार, और तीसरी बात क्या हो सकती है यहाँ पे देखो, जैसे आपको मैंने बताया कि तीसरी बात यह हो सकती है कि इसमें जरूरी तो है नहीं कि रूढ़ शब्द के बाद ही शब्दांश जुड़ेंगे। ये भी हो सकता है कि भाई रूढ़ शब्द के पहले भी शब्दांश जुड़ सकते हैं, रूढ़ शब्द के पहले भी शब्दांश जुड़ सकते हैं। तो तीसरा केस ये हो सकता है कि भाई शब्दांश हो, फिर रूढ़ शब्द हो, और फिर इससे क्या बने, यौगिक शब्द बने। तो इन तीनों केसों में यौगिक शब्द बन सकते हैं। ठीक है, ये तीनों ही स्थितियों में क्या बन सकते हैं, यौगिक शब्द बन सकते हैं। यस और नो बताइए। भाई ये जो परिभाषा लिखी है आपने, किसी रूढ़ शब्द में कोई शब्दांश जोड़ दिया जाए। शब्दांश का मतलब क्या हो गया, अक्षरों का समूह हो गया। अक्षर, कोई भी एक अक्षर या अक्षरों का समूह हो गया, लेकिन वो शब्द ना हो। शब्द होने के लिए उसका अर्थ होना जरूरी है, लेकिन ये ऐसे अक्षर या अक्षरों के समूह होते हैं जिनका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं होता। जब ये किसी दूसरे शब्द के साथ जुड़ते हैं तब ये मीनिंग क्रिएट जरूर कर देते हैं। क्लियर हुआ? बिल्कुल। तो अब हमने देखा कि भाई ये दो तरीके से हो सकता है। एक तो रूढ़ शब्द के बाद कुछ शब्दांश हो सकते हैं और कुछ शब्दांश रूढ़ शब्द के पहले भी आ सकते हैं। कुछ आगे पीछे दोनों तरफ हो सकते हैं, वो भी हो सकता है। और एक हो सकता है कि रूढ़ शब्द और रूढ़ शब्द दोनों मिल जाए। अब जो पहला तरीका है देखो, इससे अगर नया रूढ़ शब्द बनता है तो इसको बोलते हैं समास। जो पहला तरीका है, अगर उससे कोई रूढ़ शब्द बनता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं समास। अगर दूसरा जो है, यहां पे हम देखें तो ये जो शब्दांश है, ये वाला जो शब्दांश आपको दिख रहा है, ये क्या कहलाएगा, उपसर्ग कहलाएगा, सॉरी प्रत्यय कहलाएगा। प्रत्यय बाद में जुड़ते हैं, आप जानते हो। तो ये क्या कहलाएगा, प्रत्यय के द्वारा बना हुआ यौगिक शब्द कहलाएगा। और ये जो तीसरा तरीका आप देख रहे हो, ये वाला जो शब्दांश है, इसको क्या कहेंगे, उपसर्ग के द्वारा कहेंगे, क्योंकि उपसर्ग पहले जुड़ता है और प्रत्यय बाद में। उपसर्ग को बोलते हैं प्रीफिक्स, जो पहले फिक्स हो, और शब्दांश प्रत्यय को बोलते हैं सफिक्स, जो कि बाद में फिक्स हो किसी भी वर्ड के। क्लियर हुआ? तो रूढ़ शब्द बनाने के कितने तरीके आपको दिख गए भाई? रूढ़ शब्द बनाने के आपके पास तरीके हो गए कितने, तीन तरीके हो गए। ये पूरा मैं मिटाता हूं, थोड़ी जगह बना के फिर बात करता हूं आपसे। ठीक है, रूढ़ शब्द के बनाने के कितने तरीके हो गए, तीन तरीके हो गए हमारे सामने। देखो, पहला तरीका क्या हो गया, या तो समाज से रूढ़ शब्द बन सकता है। दूसरा तरीका हो गया उपसर्ग से बन सकता है। तीसरा तरीका हो गया हमारा वो प्रत्यय से बन सकता है। अब देखो, अगर हम पहले तरीके की बात करें, पहले तरीके की बात यानी समास के द्वारा, अगर समास से बने हुए यौगिक शब्द की बात करें, समास से बना यौगिक शब्द, अभी एक एक एग्जांपल लेंगे, फिर समास अलग से पढ़ेंगे हम लोग। तो अगर समास से बना हुआ यौगिक शब्द हम देखेंगे तो हम क्या देखेंगे, जैसे मान लो हमने लिखा सूर्य, और दूसरा शब्द हमने क्या लिखा, उदय। नया शब्द क्या बन गया, सूर्योदय, सूर्य का उदय। ये समास के द्वारा बना हुआ यौगिक शब्द कहलाएगा। ठीक। दूसरा तरीका अगर हम देखें प्रत्यय के द्वारा, प्रत्यय से बना हुआ यौगिक शब्द अगर हम देखें, प्रत्यय से बना यौगिक शब्द अगर हम देखें तो हम क्या देखते हैं, प्रत्यय जो होता है मैंने बताया आपको सफिक्स होता है, यानी ये शब्द के बाद में आते हैं। ठीक है,
और शब्द के बाद में आएगा तो इसका मतलब पहले रूढ़ शब्द आ जाएगा, जैसे दूसरे वाले वहां पे हमने नियम में लिखा था। और पहले रूढ़ शब्द जो आएगा उसको हम जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिख लें, मान लीजिए जैसे हमने लिखा था हरा, अब हरा के आगे हमने जोड़ लिया इत, क्या बन गया नया शब्द? हरित बन गया। नया शब्द क्या बन गया? हरित बन गया। या इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल एक और लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने लिया एक शब्द अपना और इसमें जोड़ दिया हमने बाद में पन, क्या बन गया? अपनापन। अब ये दोनों क्या है? प्रत्यय हैं, और ये रूढ़ शब्द हैं। जो गोले में है वो क्या है? प्रत्यय है। तीसरा देखिए, जो प्रीफिक्स से बनेगा, प्रीफिक्स जो होते हैं वो शब्द के पहले जुड़ते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपसर्ग से बने हुए शब्द, उपसर्ग से बना यौगिक शब्द, उपसर्ग से बना हुआ यौगिक शब्द। इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने लिखा था वहां पे चार, अब चार के पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया उप, ब्रैकेट में जो है वो उपसर्ग है, क्या बन गया नया शब्द? उपचार बन गया। जैसे वहां पे हमने लिखा था देश और यहाँ पे हमने जोड़ दिया इसमें उपसर्ग वी, क्या बन गया हमारा? विदेश बन गया। प्र जोड़ देते प्रदेश बन जाता। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से जो शब्द बने वो क्या कहलाएंगे? उपसर्ग। तो आप तीनों एक बार फिर से देख लीजिए, पहले यहाँ पे तीनों के नियम आ गए कि यौगिक शब्द कैसे बनते हैं, समास से बनते हैं, प्रत्यय से बनते हैं, उपसर्ग से बनते हैं। समास से बनेंगे तो दोनों ही मीनिंगफुल वर्ड्स होंगे और एक नया शब्द बनेगा यौगिक शब्द, ठीक है। जब प्रत्यय से बनेगा तो पहले आपका मूल शब्द होगा, उसके बाद आपके यौगिक शब्द, उसके बाद प्रत्यय आएगा और फिर मूल यौगिक शब्द बनेगा। प्रत्यय और उपसर्ग शब्दों के अंत होते हैं या अक्षरों के समूह होते हैं जिनका अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता, जब ये किसी के साथ जुड़ते हैं तब अपना अर्थ पैदा करते हैं। और तीसरा हो गया उपसर्ग से बने हुए, जिसमें कि उपसर्ग का मतलब जो पहले जुड़ेगा, प्रीफिक्स। तो शब्द बाद में आया चार और देश, उसके पहले उपसर्ग उप और बी जुड़ गया, उपचार और विदेश बन गया। एक बार देख लीजिए और कुछ शब्द अपने दिमाग में सोचिए जो उपसर्ग से बनने वाले शब्द हों। पहले उपसर्ग वाले कुछ शब्द और सोचिए आप अपने दिमाग में, और फिर उसको हम लोग प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा सा उपसर्ग और प्रत्यय पे, और फिर अलग अलग से भी पढ़ेंगे इसको हम लोग, ठीक है। आज थोड़ी सी क्लास और छोटी करूंगा मैं, क्योंकि लगातार क्लास लिया हूं तो पैरों में दर्द शुरू हो रखे मेरे बहुत ज्यादा। तो कोई बात नहीं, इसको तो करते ही हैं अभी फिलहाल। देखिए एक बारी जल्दी देख के फिर कुछ शब्द आप सोचिए और आप बताओगे, मैं लिखूंगा बोर्ड पे। चलिए देखते हैं एक बार इसको हटा देते हैं पूरा पहले, है ना।
लिख लिया होगा आपने। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, उपसर्ग वाले देखते हैं उदाहरण, और थोड़े उपसर्ग वाले उदाहरण और देखते हैं, ठीक है। तो उपसर्ग पहले आता है, फिर क्या आएगा, कोई ना कोई रूढ़ शब्द आएगा या कोई ना कोई शब्द आएगा दूसरा, और उसके बाद फिर क्या होगा, जो शब्द बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, यौगिक शब्द कहेंगे। ये ऐसे ही संरचना होगी, ऐसी ही संरचना होगी। अब जैसे मान लो मैंने एक शब्द लिया था चार, अब इसमें उपसर्ग क्या क्या लग सकते हैं, प्र लग सकता है कि नहीं, बी लग सकता है कि नहीं, उप लग सकता है कि नहीं, आ लग सकता है कि नहीं, माँ लग सकता है कि नहीं। अब आपसे सवाल क्या है, देखो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन आपसे है कि ये जो उपसर्ग दिए हुए हैं इनमें से कौन से उपसर्ग का प्रयोग इस चार शब्द के साथ नहीं हो सकता, ये आंसर बताइए। चलिए, कौन से उपसर्ग का प्रयोग चार शब्द के साथ नहीं हो सकता, ये बताना है आपको। अब देखिए शब्द क्या क्या बनेंगे, प्र लगाएंगे तो बनेगा प्रचार, ठीक, वी लगाएंगे तो बनेगा विचार, उप लगाएंगे तो बनेगा उपचार, इसी तरीके से आ लगाएंगे तो बनेगा आचार, और अगर हम माँ लगाएंगे तो क्या बनेगा, माचार। अब बताइए कौन सा इसमें से मीनिंगफुल नहीं है, जो नहीं होगा वो मीनिंगफुल नहीं होगा। आपसे सवाल ऐसे ही बनता है इसमें कि भाई चार शब्द के साथ निम्न में से कौन से उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया जा सकता, तो बताइए क्या आंसर होगा। बिल्कुल ठीक है दीपिका, अपमान, असफलता, अज्ञान, अनीता सैनी का आंसर आ रहा है। कीर्ति बाला का, कीर्ति बत्रा का आ रहा है बी, बी क्या लिखा, बी भिन्न, बहुत बढ़िया, भिन्न में बी जोड़ दिया। महाराजा, अपूर्ण, पूर्णता, वो तो प्रत्यय वाला हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। माचार यानी माँ शब्द का माँ उपसर्ग जो है वो चार के साथ प्रयुक्त नहीं हो सकता, बाकी सारे हो सकते हैं। जो माँ वाला था यही हमारा आंसर हो जाएगा, तो यही क्या होगा, ये प्रयुक्त नहीं होगा, यानी ये गलत है, बाकी सारे प्रयुक्त होंगे। ठीक, इसी तरीके से देखो दूसरा हम करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, सेट लेते हैं। जैसे कि मान लो एक शब्द हमने लिया यहाँ पे देश। अब देश में हमने देखा था जैसे क्या जोड़ा था हमने, वी जोड़ा था तो विदेश बन गया था, प्र जोड़ेंगे तो प्रदेश बन जाएगा, उप जोड़ेंगे तो उपदेश बन जाएगा। क्लियर हुआ। आ जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, आदेश बन जाएगा। इसी तरीके से इसको भी लिख लीजिए, ठीक है, विदेश, प्रदेश, आदेश, उपदेश, इस तरीके के शब्द बनेंगे। ठीक है, ऐसे ही मान आपने लिया, मान लो एक शब्द, अब इसके आगे आप अप जोड़ोगे तो अपमान बनेगा, सम जोड़ दोगे तो सम्मान बन जाएगा, अभी जोड़ दोगे तो अभिमान बन जाएगा, अधि जोड़ दोगे तो अधिमान बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से क्या बन गया, देखो अपमान, सम्मान, ठीक है, अभिमान या अधिमान, ये सारे सही हैं। तो कई बार सवाल ऐसा बनेगा कि भाई आपको उपसर्ग दे दिए जाएंगे चार और पूछेगा कौन सा उपसर्ग का प्रयोग नहीं होगा, जैसे मैंने पूछा था। कई बार आपको शब्द दे दिया जाएगा एक कोई और पूछेगा इस शब्द के साथ, या उपसर्ग दे देगा और पूछेगा कौन सा शब्द है जो प्रयुक्त नहीं होगा इसके साथ, ऐसे करके, है ना, सवाल अलग अलग बन सकते हैं। ये सारे ही क्या बन रहे हैं, यौगिक शब्द बन रहे हैं हमारे उपसर्ग से। अच्छा, जरूरी है कि एक ही उपसर्ग हो या एक से ज्यादा उपसर्ग भी हो सकते हैं। जैसे हार मूल शब्द है मान लो, अब इसके पहले मैंने जोड़ा एक आ उपसर्ग और उसके पहले मैंने जोड़ दिया निर उपसर्ग, तो क्या हो गया, ये शब्द क्या बन गया, निराहार, निराहार। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा कि भाई कौन सा शब्द है जिसमें कि एक से ज्यादा उपसर्ग लगे हैं। जैसे मान लीजिए यहीं पे देखो, तो आपको ऑप्शन दे देगा निराहार एक, दूसरा दे देगा असत्य, तीसरा दे देगा सुमार्ग, और चौथा आंसर दे देगा, चौथा ऑप्शन दे देगा आपको, मान लीजिए अभिनव। अब पूछेगा किस एक में एक से अधिक उपसर्ग हैं, किस एक में एक से अधिक उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, बताइए आंसर क्या होगा। अगर ये सवाल आपसे पूछ दिया जाएगा तो कैसे आंसर पकड़ोगे।
जैसे यहाँ पे है निराहार, तो अब निराहार को पहले आप तोड़ के देखोगे क्या बना होगा। निराहार के पहले क्या रहा होगा, आहार रहा होगा, और आहार के पहले क्या रहा होगा, हार रहा होगा। इसका मतलब कि ये एक बार ब्रेक होगा तो आ निकल के आएगा, दूसरी बार ब्रेक होगा तो निर निकल के आएगा, है ना। निर जमा आहार रहा होगा, फिर हम देखेंगे तो हमें मिलेगा दो उपसर्ग, एक आ और एक क्या मिलेगा, निर। ये पहला उपसर्ग हो जाएगा, ये दूसरा उपसर्ग हो जाएगा। पहले आ जुड़ा है, फिर निर जुड़ा है, तो निराहार बना है। निराहार मतलब बिना भोजन के। ऐसे भी सवाल बन सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात। आई बात समझ में यहां तक। ठीक है, तो ये तो हो गए कुछ एग्जाम्पल्स हमारे और उपसर्ग वाले। अब एक बारी प्रत्यय वाले कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इंडिविजुअली पढ़ेंगे। इनको समाज से शुरू करेंगे पहले। अब हम कुछ एग्जाम्पल प्रत्यय वाले और लेके देखते हैं। प्रत्यय वाले, प्रत्यय क्या होते हैं, बाद में जुड़ते हैं, आप जानते हो। तो शब्द पहले होगा, रूढ़ शब्द पहले होगा, या कोई न कोई शब्द पहले होगा, और फिर प्रत्यय होगा, फिर क्या बनेगा, यौगिक शब्द बनेगा। जैसे उपसर्ग एक से अधिक हो सकते हैं, वैसे प्रत्यय भी एक से अधिक हो सकते हैं, है ना। जैसे आप बताओ मुझे, यहाँ पे देखो मैं लिखता हूँ 2 3 4, 4 विकल्प लिखता हूँ। पहले पहला विकल्प लिखा मैंने भारित, दूसरा विकल्प लिखा मैंने निजता, तीसरा विकल्प लिखा मैंने वास्तविकता, और चौथा विकल्प लिखा मैंने चौथा विकल्प लिख दिया मैंने, मान लीजिए यहाँ पे बुढ़ापा। अब आप बताइए किस एक में एक से अधिक प्रत्यय हैं। किस एक में एक से अधिक प्रत्यय हैं। जैसे भारित मान लो मैंने लिखा, तो भारित में कौन सा प्रत्यय लग रहा है, इत प्रत्यय, और शब्द क्या है हमारा, भार है। तो क्या बन गया, ये भारित बन गया। अब समझ में आ गया कि भाई एक ही प्रत्यय लग रहा है यहाँ। दूसरा जैसे निजता है, तो ता प्रत्यय लगा है और निज शब्द है हमारा। यहाँ भी पता चल गया कि एक ही प्रत्यय है, तो क्या बन गया, निजता बन गया। इसी तरीके से वास्तविकता पहले क्या रहा होगा, देखो अगर वास्तविकता को तोड़ के देखें तो पहले क्या रहा होगा, ये वास्तविक रहा होगा, और वास्तविक में क्या जुड़ा रहा होगा, ता। इसके बाद और तोड़ें अगर, तो क्या मिलेगा हमें, देखो वास्तव मिलेगा जो मूल शब्द है, फिर उसमें इक जुड़ा रहा होगा, और ता तो जुड़ा ही हुआ है पहले से। अब यहाँ पे पता चल गया कि दो प्रत्यय हैं। ठीक, तो क्या समझ में आया हमें कि वास्तविकता में दो प्रत्यय हैं, एक तो वास्तव मूल शब्द है, फिर जुड़ा इसमें इक तो बना वास्तविक, फिर जुड़ा इसमें ता तो बना ये वास्तविकता। आई बात समझ में। आंसर क्या हो जाएगा इसका, तीसरा वाला। बिल्कुल ठीक है दीपिका तोमर, आपका आंसर बेटा। क्लियर हुआ सबको, है ना। बुढ़ापा आप देख रहे हो, बूढ़ा जमा पा, क्या हो गया, बुढ़ापा हो गया। ऐसे ही जैसे मान लो मनुष्य में हमने जोड़ दिया त्व प्रत्यय, क्या बन गया, मनुष्यत्व बन गया, मनुष्यत्व बन गया। ठीक है, तो ता हो गया, त्व हो गया, है ना। इया प्रत्यय हो गया, जैसे मान लो इया प्रत्यय, जैसे हमने इया प्रत्यय जोड़ दिया किसमें, जैसे मान लो बूढ़ा शब्द है, अब बूढ़ा शब्द में इया प्रत्यय जोड़ दिया, क्या बन जाएगा, बुढ़िया, स्त्रीलिंग बन जाएगा। जैसे आकू प्रत्यय है, आकू प्रत्यय है मान लीजिए। अब लड़ाई क्रियात्मक पद है, लड़ाई या लड़ना, अब इसमें आकू जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, लड़ाकू, है ना। पढ़ाकू, लड़ाकू, पढ़ना में आकू जोड़ेंगे तो पढ़ाकू। ये सारे क्रिया से बनने वाले यौगिक शब्द हैं, क्रिया में प्रत्यय जोड़ के हम बना रहे हैं। ठीक है, तो पढ़ाकू, लड़ाकू। आक प्रत्यय होता है, जैसे तैरना में जोड़ेंगे आक तो तैराक हो जाएगा, है ना। अक होता है, बहुत सारे प्रत्यय होते हैं इस तरीके के। तो ये हो गए प्रत्यय के कुछ एग्जाम्पल। समास वाले आपने देखे ही हैं। अब हमें तीनों टॉपिक्स को अलग अलग पढ़ना है, उसके पहले हम एक बार देख लेते हैं रूढ़ शब्द क्या है।
ताकि फिर हम तीनों टॉपिक अलग से पढ़ लेंगे, तो हमारा ये 3 टॉपिक ग्रामर का भी कवर हो जाएगा। ये लिख लिया होगा आपने। अब हम देखते हैं जो हमने बात करी किसकी, योग रूढ़ शब्द की। तीसरा जो प्रकार पढ़ा था हमने वो क्या है, योग रूढ़ शब्द। तो देखो योग रूढ़ शब्द में पता चल गया कि यौगिक का भी लक्षण होगा, रूढ़ का भी लक्षण होगा। तो देखो ऐसे शब्द जो अपनी संरचना या हम कहें बनावट में, अपनी संरचना या बनावट में तो यौगिक हैं, किंतु अर्थ की दृष्टि से स्थायी हो जाने के कारण रूढ़ हो गए हैं। उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, यानी कि देखो अपनी बनावट में तो वो यौगिक होंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिखा दशानन। अब दशानन आपको पता है कि बनावट के आधार पे अगर देखें इसकी हम कैसे बना हुआ है, फॉर्मेशन देखेंगे तो हमें दिखेगा 2 शब्दों से बना हुआ है, एक तो दस और दूसरा क्या है, आनन यानी मुख, है ना। 10 का मतलब नंबर 10 हो गया और आनन का मतलब हो गया मुख या सिर। इस हिसाब से तो ये दिख रहा है हमें, बनावट के हिसाब से तो दिख रहा है ये यौगिक, बनावट के हिसाब से क्या दिख रहा है हमें, यौगिक दिख रहा है। लेकिन जब हम अर्थ की बात करेंगे तो किसी भी 10 मुख वाले व्यक्ति को तो हम दशानन नहीं कहते हैं। तो क्या कहते हैं हम, अर्थ की दृष्टि से अगर देखेंगे तो अर्थ की दृष्टि से इसका अर्थ केवल और केवल क्या होता है, रावण के लिए इस्तेमाल होता है ये। तो अर्थ की दृष्टि से ये रावण हो गया, यानी क्या हो गया, अर्थ की दृष्टि से रूढ़ हो गया। अब रूढ़ और यौगिक दोनों होने के कारण इसको क्या कह दिया गया, योग रूढ़ कह दिया गया। समझ लीजिए इसको अच्छे से। अब इसी तरीके से दूसरे शब्द जितने भी इस तरीके के आएंगे, लंबोदर हो गया जैसे मान लीजिए। अब लंबोदर भी आप देख रहे हो कि भाई लंबा एक शब्द है, उदर यानी पेट दूसरा शब्द है, उदर यानी पेट, बड़ा पेट दूसरा शब्द है। लेकिन किसी भी बड़े पेट वाले आदमी को तो हम लंबोदर नहीं कह सकते हैं। तो यौगिक तो ये संरचना के आधार पे तो यौगिक है, लेकिन अर्थ की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो ये तो अर्थ की दृष्टि से किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, केवल और केवल गणेश के लिए। तो इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, योग रूढ़ बोला जाएगा। बनावट में यौगिक है लेकिन अर्थ की दृष्टि से क्या है, रूढ़ हो चुका है, एक ही के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, योग रूढ़ बोलेंगे। ऐसे ही पंकज है जैसे मान लीजिए। अब पंकज का मतलब क्या हो गया, पंख से जन्मा, पंख का मतलब होता है कीचड़। अब कीचड़ से जन्मी हुई कोई भी चीज जो कीचड़ से पैदा हो रही है उसको पंकज तो नहीं कहेंगे, पंकज तो हम सिर्फ और सिर्फ कमल को कहेंगे। तो देखो शाब्दिक अर्थ महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ पे जो अर्थ ये अभिव्यक्त कर रहा है वो महत्वपूर्ण है। तो अर्थ की निगाह से देखेंगे तो केवल और केवल कमल के लिए ये रूढ़ हो चुका है, लेकिन संरचना या अपनी बनावट में क्या है, ये यौगिक जैसा दिख रहा है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, योग रूढ़ शब्द कहा जाएगा। तो जो भी इस तरीके के शब्द हैं, पीताम्बर हो गया, वीणा पाणी हो गया, दशानन हो गया, लंबोदर हो गया, चक्रधर हो गया, ये सब क्या कहलाएंगे, जो हम समास में भी पढ़ेंगे बहुब्रीही समास। तो बहुब्रीही समास के जितने भी उदाहरण हम पढ़ेंगे वो सब के सब योग रूढ़ शब्द होंगे। हिंट के लिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो हिंट के लिए लिख सकते हैं अभी के लिए, बहुब्रीही समास के समस्त उदाहरण, बहुब्रीही समास वाले उदाहरण क्या कहलाएंगे, योग रूढ़ कहलाएंगे। अब बहुब्रीही समास हम पढ़ेंगे बाद में, तो हिंट के तौर पे आप लिख लीजिए बहुब्रीही समास वाले उदाहरण क्या कहलाएंगे, योग रूढ़ शब्द कहलाएंगे। तो अगर ये याद रहेगा तो आपको बहुब्रीही समास भी याद हो जाएगा और योग रूढ़ भी याद हो जाएगा। दोनों को लिंक करके याद रख लीजिए। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। तो ये हो गई बात हमारी किसकी, तीनों शब्दों की जो संरचना के आधार पर बने हुए रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब हमें जो पढ़ना है संरचना के आधार पर शब्दों के अंदर ही 3 टॉपिक हमारे सामने नए निकल के आए हैं, एक तो समास, दूसरा उपसर्ग, तीसरा प्रत्यय।
तो उपसर्ग प्रत्यय तो हमने जान तो लिया ही, समझ तो लिया ही है। थोड़ा सा इसके ऊपर एक्सरसाइज कर लेंगे, अलग अलग उपसर्ग जितने भी हैं उनके ऊपर एक एक दो दो शब्द कर लेंगे तो हमें याद हो जाएंगे सारे उपसर्ग। और वैसा ही काम हम प्रत्यय में भी करेंगे कि मेजोरिटी जो प्रत्यय हैं वो हम एक बार को क्लास में डिस्कस कर लेंगे, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हमको पकड़ने में आसानी होगी कि क्या प्रत्यय लग रहा है, क्या उपसर्ग है, कौन सा मूल शब्द है। ऐसे भी सवाल पूछता है कि इसमें से मूल शब्द कौन सा है, इसमें प्रत्यय कौन सा है, इसमें उपसर्ग कौन सा है। तो इसमें हम एक अभ्यास कक्षा करेंगे तो हमारा उपसर्ग और प्रत्यय अच्छे से हो जाएगा, जिसमें कि सारे उपसर्ग और प्रत्यय हिंदी के जो है उसको हम लोग डिस्कशन का पार्ट बना लेंगे। और फिर ग्राम जो समास है वो हमें पढ़ना होगा, सारे प्रकार समास के पढ़ने होंगे। ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग इसी पे रोक लेते हैं, फिर जल्दी ही क्लास आपकी ये वाली मैं अरेंज करता हूँ नेक्स्ट वाली, तो ये टॉपिक भी हम लोग फिनिश करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे पदस्थिति के आधार पर या व्याकरण के आधार पर शब्दों का विभाजन, विकारी तत्व क्या होते हैं, लिंग वचन और कारक, और उसके बाद फिर विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अविकारी शब्द में हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, निपात शब्द, विस्मयादि बोधक, ये सारे। तो थोड़ा चलेगी क्लास, है ना, वन बाय वन करके। ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल के लिए अनुमति चाहिए मुझे आपसे। मेरी क्लासेस थोड़ी कम टाइम की होती हैं आपके साथ, आप पहले से जानते हो इस चीज़ को। बहुत लंबे टाइम तक थोड़ी सी दिक्कत होती है स्टैंडिंग में मुझे, बट फ्रीक्वेंसी बढ़ा के इसको मैं कवर करूंगा आपका। तो इसका सोल्यूशन यही कि बाकी टीचर्स की क्लासेस आपकी पूरी 2 आवर्स की हो रही है, मेरी क्लास जो है थोड़ी सी कम होगी ड्यूरेशन में, लेकिन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रखूंगा तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, बी हैप्पी, खुश रहिए। जल्दी ही आपको वैकेंसीज मिलने वाली हैं अगले महीने से। तो केवीएस के अंदर भी लगभग 4000 से ऊपर पोस्ट हैं केवीएस की, पीआरटी की और टीजीटी की लगभग वही 3700 3800 के आसपास पोस्ट हैं। पीजीटी की लगभग 2000 के आसपास पोस्ट हैं। टोटल 10,000 के आसपास वैकेंसीज आने की चांसेस हैं केवीएस में, और डीएसएसबी में भी ठीक ठाक संख्या में वैकेंसीज हैं। नवोदय विद्यालय में भी अक्टूबर नवंबर तक आएगी वैकेंसी, पहले भी आ सकती है। और सीटेट का फॉर्म जो है वो नेक्स्ट मंथ तक एक्सपेक्टेड है, क्योंकि जुलाई में तो हो नहीं रहा एग्ज़ाम, अब जुलाई वाला तो आया नहीं, तो अब मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर या सितंबर में एग्ज़ाम हो सकता है। उसके लिए फॉर्म नेक्स्ट मंथ तक आ जाना चाहिए। पूजा वर्मा, एक बारी चेक करके बेटा मैं अपडेट कर दूंगा आपको कमिंग क्लास में एग्जैक्टली क्या है। होपफुली है यही डेट, लेकिन मैं एक बारी देख लूंगा फिर से, है ना। उसके पहले ही ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा तो व्याकरण का हिस्सा अच्छे से। बाकी वहाँ पे तो व्याकरण आती भी नहीं है हिंदी में। और कोई डाउट है किसी का तो पूछ सकता है। ठीक है। चलिए, ख्याल रखिएगा अपना, सब लोग खुश रहिएगा, अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखिएगा। पीजीटी सब्जेक्ट में संस्कृत की क्लास बेटा अभी तो नहीं है, वैकेंसीज आने पे शुरू जरूर करेंगे, इंक्वायरीज बहुत सारी आ रही हैं तो होल्ड कर रखा है हमने, एक बैच बनाएंगे, बट एक बारी नोटिफिकेशन कोई भी आ जाए एक केवीएस या डीएसएसबी की तब शुरू कर लेंगे। तो आप एक बारी वैकेंसीज आने के बाद पूछ लेना कॉल करके या मैसेज में, बता देंगे आपको। ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।